सुनो, देखो लेसन का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं धारा बह रही होती है, क्या विद्युत धारा, तो वहां पर हमेशा उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर तुमको वहां पर कोई चुंबकीय सुई रखोगे तो वो चुंबकीय सुई ऐसा महसूस करेगी जैसे उसके ऊपर बल लग रहा है। और चुंबकीय सुई के ऊपर बल कौन लगाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और वहां है क्या? केवल धारा। जैसे एक तार लिए, बोलो, ये तार लिए, इस तार में क्या बह रही है? धारा। और इसके बगल में तुमने कोई मैग्नेटिक नीडल रख दी, चुंबकीय सुई, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो क्या महसूस करेगा कि उसके ऊपर बल लग रहा है, तो वो विक्षेपित हो जाएगी, मतलब अपने पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी, दाएं बाएं घूम जाएगी। इसका मतलब क्या? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि चुंबकीय नीडल पर जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसके ऊपर बल कौन लगाएगा? चुंबकीय क्षेत्र तो लगाएगा। और तुमने रखा क्या है? करंट। तो करंट यानी धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्रोत है। तो धारा क्या है? धारा क्या है? सोर्स ऑफ बी। बी माने चुंबकीय क्षेत्र। नाम क्या है लेसन का? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी अगर विद्युत धारा है तो उसका एक प्रभाव, कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव जरूर होगा। और अदर वर्ड्स में बोले, अगर कहीं पर धारा बह रही है, क्या? अगर कहीं पर धारा बह रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव आना एकदम तय है। इसीलिए इस लेसन का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव एक तो चुंबक से क्रिएट होता है, अच्छा नॉर्थ पोल ले लो, साउथ पोल ले लो, चुंबक जान रहे हो ना, मैग्नेट, तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उसके आसपास में कोई लोहे का टुकड़ा रख दो, उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक चुंबक ले आओ, एक चुंबक ले आओ और एक लोहे का टुकड़ा हो, तो चुंबक उसकी ओर खींचेगा या उसकी ओर खींचेगा, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। मतलब चुंबक में क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव। अब मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं चुंबक की बात नहीं कर रहा हूं, तो बात कर रहा हूं किसकी? धारा की। और इससे क्या क्रिएट होगा? वही इफेक्ट जो चुंबक में होता है। तो धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है, इसीलिए लेसन का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और अभी हम लोग अगले लेसन में जाएंगे तो पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब उसका क्या मतलब है वो समझ लो यहीं पर। इस लेसन का जो मतलब है उसका अपोजिट। इसमें क्या हो रहा है? धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वहां क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा और उससे क्या उत्पन्न करेंगे? धारा। उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो इसके ठीक बाद आने वाला है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। क्या? धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ, अब तुम लोग मुझे बताओ धारा की परिभाषा क्या होती है। जैसे अभी वो बोला गतिमान आवेश की दर को या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसमें एक कमी है, कमी सुनिए। अगर आवेश बहुत सारे हैं, बह रहे हैं, कुछ दाएं जा रहा है, कुछ बाएं जा रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है? इरेगुलर, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर एक नीचे, तो धारा कम आएगी, जीरो आएगी। कहां होता है ऐसा? लोहे का एक टुकड़ा है, जैसे मान लो ये लोहे का एक टुकड़ा है, क्या है? लोहा चालक। इसमें क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो चल रहे होंगे। किधर चल रहे होंगे? दाएं बाएं, हर तरफ। तो किसी एक दिशा में अगर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो उधर से 100 आ भी रहा होगा। तो किसी एक दिशा में जब देखोगे जितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है उतने आ रहा है, तो कुल प्रवाह कितना हुआ? जीरो। तो धारा का प्रवाह तभी होगा जब इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो वो एक दिशी हो, यूनिडायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल। तो जो अभी आपने बोला आवेशों के प्रवाह की दर को, उसमें आप जोड़ दीजिए क्या? एक दिशीय धारा। धारा जो है एक दिशीय आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं। उसमें वन डायरेक्शन जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो धारा जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक आवेश जा रहा है दाएं कह रहा है, एक कह रहा है बाएं, दोनों कैंसिल हो गए। तो अब बताओ धारा की परिभाषा भी तुम बता रहे थे ना, आप बता रहे थे, बताइए। हाँ, एक दिशा में आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। उसमें एक दिशा में या एक दिशीय शब्द आप ऐड कर दीजिए, समझ गए? तो बताओ अगर धारा है तो आवेश भी होगा। तो अब बताओ धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आवेश से भी होगा। कौन से आवेश से? जो चल रहा हो। गतिमान आवेश ही तो धारा है। धारा को और क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में? मूविंग, हाँ या ना? तो मूविंग चार्ज ही तो करंट है, लेकिन कैसा मूविंग चार्ज? यूनिडायरेक्शनल, जिसमें एक दिशा हो। बात समझे?
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। क्या हेडिंग लिखिए, बायो सेवर्ट का नियम। हेडिंग लिखिए, बायो सेवर्ट का नियम। मतलब मैं आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बातें आपको समझ में आएगी। हाँ, लिखे बायो सेवर्ट का नियम, हेडिंग लिखे, इसमें लिखिए बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण, किसी धारावाही अल्पांश के कारण, किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात किया जाता है। धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात किया जाता है। सुनिए, देखिए, एक शब्द आया इसमें, क्या? धारावाही अल्पांश। देखो, ये है धारावाही तार, इस पूरी तार में क्या बह रही है? धारा। ठीक, मैंने क्या बोला है? धारावाही अल्पांश। अब अल्पांश का मतलब है, हमको इस पूरे तार की धारा में और इस पूरे तार की लंबाई से मतलब नहीं है। धारा से मतलब है आई, और इस तार की एक छोटी सी लंबाई, जिसको छोटी सी लंबाई को क्या बोलते हैं? डीएल। एल माने लंबाई और डीएल माने छोटी लंबाई। जहां भी डी लग जाए, जैसे अवकलन में क्या लगता है? डी बाई डी एक्स, तो आप छोटे भाग में तोड़ते हैं ना, तो डी माने छोटी लंबाई। तो एक तार जिसमें धारा बह रही हो आई, और इसका छोटा सा एक सेक्शन, एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी लंबाई कितनी है? कम, यानी डीएल। तो इस आई डीएल को मिलाकर क्या बोलते हैं? इस आई डीएल को मिलाकर क्या बोलते हैं? धारावाही। देखो, धारावाही मतलब धारा उसके अंदर है, बोलो यार, धारावाही अल्पांश मतलब छोटा सा अंश है ना उस पूरी तार का। तो जो पहले समझ लो, बायो सेवर्ट का नियम क्या बता रहा है? धारा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन पूरे तार की वजह से नहीं, केवल इस तार की एक छोटी सी लंबाई के कारण, जिसमें धारा कितनी है? आई, और जिसकी लंबाई कितनी है? डीएल, जिसको क्या बोलेंगे? धारावाही अल्पांश। नियम क्या है? पहला लिखिए, धारावाही अल्पांश, पहला, धारावाही अल्पांश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, धारावाही अल्पांश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। यहां देखिए, सुनिए, धारावाही अल्पांश समझ गए? सुनिए, ये कैसी राशि है? ये राशि है सदिश। कैसी? इसमें दिशा होगी, इसमें सदिश राशि है तो दिशा होगी। कौन? धारावाही अल्पांश। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा होगी, किधर होगी? जिधर धारा है। बोलो, धारा किधर है? ऊपर। तो इस धारावाही अल्पांश आईडीएल की दिशा क्या है? ऊपर। और इसका परिमाण कितना होगा? धारा का परिमाण आई गुणे डीएल की जो लंबाई है, यानी आई इंटू डीएल। इसका मात्रक क्या आएगा? आई का मात्रक एम्पियर, डीएल का लंबाई, तो एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस बिंदु पर जो मान लो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। जितने भी क्षेत्र हैं ना, सब सदिश राशि है। जैसे विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, गुरुत्वीय क्षेत्र सदिश राशि। तो जितने भी क्षेत्र हैं सब सदिश राशि है। तो यहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। उसका जो परिमाण है, यानी अभी मैं दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, उसका जो परिमाण है उसको मैं लिख दे रहा हूं डीबी। क्या? तो ये जो डीबी है, ये आईडीएल के परिमाण के समानुपाती है। अब परिमाण लगाने के मतलब यहां पे आप वेक्टर नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो धारा है 100 एम्पियर, बोलो 100, बोलो 100,
और लंबाई है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 1/100। 100 गुणे 1/100 कितना आया? 1। यानी अभी आपको क्या लेना है? केवल परिमाण। तो जितना ज्यादा I इंटू DL का मान आएगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। यही तो अनुक्रमानुपाती का मतलब है। हाँ, नंबर 2, नंबर 1 लिख लीजिए, dV प्रोपोर्शनल टू IDL, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो धारावाही अल्पांश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। बोलो भाई। नंबर 2 सुनो, यहां देखो, मैं लाइन बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। धारावाही अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बोलो, और धारा की दिशा के बीच बनने वाले कोण की, सुनो, साइन हमको लिखना है, तो साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या ना। तो धारावाही अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा और धारा के दिशा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? dV समानुपाते साइन ऑफ थीटा। ध्यान आपको यह रखना है थीटा क्या है। तो धारावाही अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा, एक लाइन हो गई। एक कोण तो 2 लाइन के बीच बनेगा, कोण तो कोई भी कोण 2 लाइन के बीच बनेगा। तो एक धारावाही अल्पांश से इस बिंदु जहां आप सॉल्व कर रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा हो गई, और एक धारा की दिशा हो गई। तो इसके बीच में कुछ कोण बनेगा, उस कोण के ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती। समझ पाए? लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए नंबर 2 करके। हाँ, बता रहा है, लिखो पहले, लिखो, धारावाही अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली, धारावाही अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा और धारा की दिशा के बीच, और धारा की दिशा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखिए, ये बात समझ में आई? नंबर 3 सुनिए। देखिए, एक चीज आप समझ रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो बच्चा मेरे पास बैठा है उसको मेरी आवाज ज्यादा मिलेगी, तेज सुनेगा। जो दूर बैठा है, दूरी बढ़ने पर वहां पर मेरी आवाज कम पहुंचेगी। तो दूरी बढ़ने पर चुंबकीय प्रभाव भी कम होगा। तो अगर ये दूरी आप देखिए तो R है ना, तो धारावाही अल्पांश से उस बिंदु की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा dV का मान। मतलब दूरी अगर बढ़ेगी 4 गुना तो 4 का स्क्वायर 16 गुना कम होगा, बहुत तेजी से ड्रॉप करेगा। जैसे धारावाही अल्पांश के बगल में देखोगे चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? ज्यादा, और थोड़ा दूर जाओगे तो बहुत तेजी से ड्रॉप करेगा, कम होता जाएगा, और बहुत दूर चले जाओगे तो 0 हो जाएगा। भाई अगर आप यहाँ बैठे हैं, कुछ दूर चले जाइए, मेरी आवाज आपको कम मिलेगी, थोड़ा और दूर चले जाइए आपको मेरी आवाज और कम मिलेगी, और थोड़ा और दूर चला बाहर चले जाइए तो आपको मेरी आवाज लगभग 0 मिलेगी। तो मेरी आवाज भी क्या है? एक प्रभाव ही तो है, साउंड इफेक्ट। तो वो दूरी के साथ पक्का घटेगा, हाँ या ना? तो लिखिए नंबर 3, लिखिए, धारावाही अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारावाही अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारावाही अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीनों बात समझ में आई? dV समानुपाते IDL, dV समानुपाते साइन थीटा, dV समानुपाते 1/r²। ये बात समझ में आई? हाँ। तीसरा, जैसे दूरी r बढ़ाओगे, जैसे मान लो r पहले है 1, तो 1 को 1 से भाग किए, 1 ही आया। अब 1 बढ़ाकर तुम कर दो 4, तो 4 का तुम करोगे पहले वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना आया? 16। तो अब 1/16 हो गया, यानी कम हो गया। भाई 1/16 कम होता है, तो कम होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्यादा होगा? तार के अगल बगल। उससे दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। जैसे मान लो, इसको जाने दो,
मान लो एक चुंबक है, ये क्या है, ये एक मैग्नेट है चुंबक, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जानते हो एक नॉर्थ साउथ होता है। अब इसके पास एक लोहे का टुकड़ा लाओ तो ये इसको भन से अट्रैक्ट करेगा, चुंबक है भैया। अब ये लोहे का टुकड़ा तुम लेके विदेश चले जाओ और सोचो ये वाला चुंबक अट्रैक्ट करेगा, उसके आसपास ही तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो वही तो लिखा है कि दूरी अगर ज्यादा दूर चली जाओगे, जैसे इस पॉइंट पी को तुम इसके एकदम पास कर दो, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा आ जाएगा, और दूर कर दो तो कम आएगा। तो चुंबकीय प्रभाव कहां ज्यादा होगा, तार के पास, यानी जब दूरी कम हो, दूरी ज्यादा होगी तो कम हो जाएगा। कूलाम का नियम क्या है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर वहां क्या बता रहा है कि अगर आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा कर दोगे तो बल कम हो जाएगा। न्यूटन का नियम क्या है, G m1 m2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर दो में आ रहा है, क्या है, अगर दो द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी ज्यादा कर दो तो उनके बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो बल कम हो जाएगा एक बात, और वर्ग के हिसाब से कम होगा। मतलब दूरी अगर तुम दुगनी करोगे तो बल या चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना कम होगा, मतलब बहुत तेजी से कम होगा। नहीं समझे? अब एक चीज सुनो, जो वो पूछे फिर से पूछो तुम ये वाली बात, वो यहां साइन थीटा क्यों आया, वो कह रहा है सर यहां साइन थीटा क्यों आया, और इसको अच्छे से समझो, यहां कॉस क्यों नहीं आया, टैन क्यों नहीं आया। तो सुनो, अब तुम मुझसे पूछो डीवी समानुपाती आइडियल क्यों आया, ये पूछो, पूछो पूरा बोलो यार, मुझसे बोलो ना, चलो तुम बोलो। देखो सुनो, ये सब ला जो बता रहा है वो कौन बता रहा है, बायो-सेवर्ट का। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं उसके ला को जैसे उसने बताया था वैसे आपको बता रहा हूं। अब उसने कैसे बताया था, प्रैक्टिकल करके। अब वो सुनो, क्या उसने प्रैक्टिकल किया होगा, जब पॉइंट यहां लिया होगा थीटा ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा आया होगा, दूरी और सब मेंटेन कर दिए, आइडियल वही ले लिए, आइडियल वही ले लिए, आर वही ले लिए। अब ये उतनी दूरी पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, एक इसके सीध में ले लो यहां, तो तुम क्या देखोगे, जो सीध में है वहां कितना एंगल बन रहा है, ये देखो, जैसे ये तार है ना, ये तार है भैया, अरे बोलोगे, और ये आइडियल लिए। अब इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र नाप रहे हैं, आर दूरी मान लो 2 मीटर, मान लो 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर पे आप दूरी नाप रहे हैं। अब 50 सेंटीमीटर पे यही पॉइंट है कि ये भी है या ये भी है, बहुत पॉइंट है, तो हर बार आर कितना है 50। तो उसने क्या देखा है कि जब ये आर इधर वाला 50 था, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री था, साइन 90 कितना होता है 1, तो ज्यादा माना गया। और जब ये पॉइंट यहां से घूमकर यहां ले लिए इसके सामने, तो उसने देखा चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया। तो उसने कहा ऐसे कौन वैरी करता है, कॉस की बात किया तो कॉस 90 0 होता है, हटा दिया, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो उसने क्या व्यवस्था करके लाया वहां पर साइन। कैसे वो जाना ये बात, प्रैक्टिकल करके। क्या है स्टेटमेंट, क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम है, ये न्यूटन का नियम नहीं है, कूलाम का नियम नहीं। जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट आया, उसने बताया। अब सब साइंटिस्ट जाके उसके ऊपर कूदे तो ये गलत सिद्ध कर दें, क्योंकि साइंटिस्ट काम यही होता है कि एक का नियम जो बताया है दूसरा वाला उसमें कुछ कमी खोज दे। सबने प्रैक्टिकल किया, सबने सही पाया, तब ये नियम बना। यानी आज के बाद हमेशा याद रखना, कोई नियम का कारण ना पूछना, कोई नियम है तो उसका कारण ये ना पूछना ये कैसे आया, क्योंकि वो कोई और लाया है। और अगर कोई टीचर तुमको उसका प्रूफ बता रहा है तो बेवकूफी है यार। कोई लॉजिक का उसने एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट करके दिया है, तो हम तुमको ऐसे बता सकते हैं भाई थीटा कम हो रहा है तो वैल्यू कम हो रही होगी, तो उसने साइन ले लिया। अगर थीटा कम होने पर वैल्यू बढ़ रही होती तो cos 0 1 होता है, तो यहां cos आया होता, बोलोगे। अगर 90 डिग्री पे वैल्यू इनफाइनाइट आ रही होती तो उसने tan लिया होता। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके बहुत सारा प्रैक्टिकल किया। ये तो हम लोग, ये तो आप तो आसान पढ़ाई कर रहे हो भैया, आप तो बस उसका रिजल्ट पढ़ ले रहा हो, इसको लाने में उसकी जान निकल गई होगी, हाँ या ना। तो ये कोशिश करो जब कोई आपको रूल बताए तो वो रूल है, रूल को फॉर्म किया गया है किसी चीज को ऑब्जर्व करके, तो वो उसने किया है। अब उसकी बात मैं अब ऐसे बता सकता हूं कि भाई थीटा कम होने पर वैल्यू कम हो रही होगी, थीटा बढ़ने पर 90 पे मैक्सिमम आ रहा होगा। समझ में आया? लिखो कंबाइनिंग दीज थ्री, कंबाइनिंग दीज थ्री। किसी लॉ का प्रूफ नहीं बताया जाता, मेरी बात समझे ना। लॉ जो है आपने कोई चीज स्टैब्लिश करके बताई है, ठीक। तो लिखिए
कंबाइनिंग दीज थ्री, मतलब इन तीनों को एकत्रित करने पर, ठीक है, संयोग करने पर। लिखे, सुनिए, dB इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो आइडियल साइन थीटा ये सब अंश में रहेगा, तो आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट भी मैं भले ही लिख रहा हूं, इसको बताया कौन? बायो सेवर्ट। तो वो क्या है वो सुनो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिखो इतना, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट है क्या?